हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 में चैप्टर 4 को पढ़ेंगे और आज का जो चैप्टर है वो है आपका लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके लिए और 6 क्लास में आपका जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उससे ज़्यादा आपको 7th क्लास में मिलेगी और 8th क्लास आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। मैंने देखा है, थोड़ा सा मैंने देख लिया था क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें कहानियों के द्वारा या किसी तरीके से समझाई गई हैं। ठीक है, तो लोग काफ़ी जो लोग थोड़े से एक थोड़ा सा मैच्योर्ड हो गए वो लोग इस चीज़ की समझते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है एनसीईआरटी। लेकिन कुछ लोग जैसे अभी नए हैं तो उनकी कोई कमी नहीं है, ये होता है थोड़ा एनसीईआरटी के साथ। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें और इसको सही से देखें और ईमानदारी से इसको पढ़ें और कॉपी कलम लेके बैठा करें, कॉपी पेन लेके बैठा करें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उनको नोट करते चलें। इससे आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी चीज़ों को तैयार करने की। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, फालतू की बातें छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ है। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है, यहाँ पे देखिए दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, ये देखिए भारत। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत मतलब गोरे, अश्वेत मतलब काले और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे कि भारतीय हम लोग सांवले कलर के हैं लगभग। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू का एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर स्क्रैप बुक मिला जो अखबारों की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उन्हें पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों। ठीक है, क्यों आगे, अच्छा यहाँ से है। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब है त्वचा चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ नहीं हो रहा था। रंग भेद के कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए गाड़ियां थी वो सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी उनमें। उनके लिए रेल एवं बस अलग होती थी, यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के पास आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो ये चीज ऐसा लगता है कि जैसे अपने इंडिया में ही पहले रहा होगा, लेकिन ये तो पूरे वर्ल्ड में ही ये सब चीजें चलती रही है लगभग, जो भेदभाव वाला है। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, जो श्वेत थे गोरे लोग। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। ठीक है, हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। इनका नाम तो आपने काफी सुना होगा, नेल्सन मंडेला का। समझ लीजिए वहां के गांधी जी जैसे यहाँ जितने फेमस हैं वैसे ही वहां की स्थिति इनकी है। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माने जाना लगे। ठीक है, आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने पर हमारे लिए क्या मतलब है। ठीक, लोकतांत्रिक अब भागीदारी, सबसे पहले भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछली पार्ट में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक तो ये भागीदारी हो गया। अब इसमें देखिए, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव होता है जब लोग उन्हें बार बार चुने।
चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। भागीदारी के अन्य तरीके। ठीक है, जैसा माहौल आजकल चलता है, अगर ये चुनाव वाला लोकतांत्रिक ना होता और राजतांत्रिक होता तो हालत बड़ी खराब होती। ठीक है, लोकतांत्रिक है तो कम से कम ये तो है कि 5 साल का थोड़ा नहीं, डर तो रहता ही है। तुरंत जीतने के बाद थोड़ा सा पगला जाती है सरकारें, लेकिन धीमे धीमे वो भी ये भी ध्यान रखती है कि अगले 5 साल बाद फिर से जाना है उन्हीं लोगों के सामने। चुनाव 5 वर्ष में सिर्फ एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों के में लोगों के भाग लेने और भी कई तरीके होते हैं। ठीक है, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उनकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ाया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णयों के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें लोगों की माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। ठीक है, तो ये भी जितने भी ये चीजें लिखी हैं ये शांतिपूर्ण तरीके से हों, तभी इनकी यहाँ पे वैल्यू रह जाती है। कभी कभी कुछ लोग भड़का देते हैं इन सब चीजों को, तो उससे चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी को मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दें। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बात में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे, तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे जुलूस किस लिए निकाला गया, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। यही बात मैं ऊपर कह रहा था। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह का यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। ठीक, विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इसके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। देखिए, धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। मतलब धार्मिक जुलूस जो निकलते हैं, उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बनता है। कई बार हिंसा भड़काने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लिए लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे ठीक है, उसे क्या आगे देखते हैं, रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि अगर आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना भड़के, वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान हो सके। सीधी सी बात है, जब भी धार्मिक हो कार तो ऐसे ही करें कि किसी दूसरे को कष्ट ना पहुंचे, दोनों तरफ के लोगों को। ठीक है, ऐसा करना चाहिए कि दोनों तरफ से किसी को भी कष्ट ना हो। ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। ठीक है, पढ़े लिखे होने का भी यही एक साक्षरता होनी चाहिए। साक्षरता बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ये चीजें इसीलिए होती हैं कि साक्षर अभी नहीं है लोग। साक्षरता दर दिखाने के लिए 73% ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन रियलिटी में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनकी संख्या अभी भी 40% से ऊपर नहीं है। ठीक है, नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा।
अब देखिए यहाँ पर नोट करने वाली चीज क्या है, कर्नाटक के कृष्णराज सागर बांध में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कृष्णराज सागर किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में है, में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं। ठीक है, तमिलनाडु के मेटूर बांध, मेटूर बांध कहाँ है, तमिलनाडु में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो जो कौन सी नदी है, कृष्ण कावेरी नदी, कावेरी नदी है ये, कृष्णा राज सागर बांध, इसमें भी कावेरी नदी का पानी जाता है और तमिलनाडु के मेटूर बांध में भी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर नदियां भी कारण होती हैं। ये देखिए कावेरी नदी यहाँ पे दिखाई गई है दो राज्यों के बीच में। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णराज सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता, इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। ठीक, समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अभी छुआछूत की बात देखिए, पुराने जमाने में ये सब चीजें काफी होती थी, तो इसको जरूर देख लेते हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लग गई है। लंबे समय तक दलित लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व तो नहीं देता है जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए जिसमें लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय को छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। ये इसलिए किया गया है, ये भी इसीलिए किया गया है कि बहुत जगह ऐसा होता है कि लड़के को अच्छे स्कूल में, आप भरोसा नहीं करें, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है एक लड़के को अपने छोटे भाई बहन को छोड़ते हुए। ठीक है, क्या स्थिति थी और क्या बताएं हम, लड़के को जो छोटा मतलब अपने छोटे भाई को मतलब एक अच्छे इंग्लिश मीडियम जो अच्छी खासी फीस जहाँ मोटी रकम पड़ती होगी वहां छोड़ने जाते थे, और अपनी दो छोटी छोटी बहनों को उनको प्राइमरी स्कूल में। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। ठीक है, तो ये स्थिति अभी भी है, इसीलिए यहाँ स्कूल कॉलेजों की फीस कम कर दी कि गवर्नमेंट ने की है। लेकिन अभी प्राइमरी और जूनियर जो मतलब जो अभी ये स्कूल चल रहे हैं, प्राइमरी स्कूल ये सब, इनमें अभी उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है जो मिलनी चाहिए लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद ये चैप्टर कौन फोर्थ था, इसके बाद तो 4 चैप्टर तक आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और आपका मैंने 31 मई तक कहा था, बीच में मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था क्योंकि व्यूज काफी कम आ रहे थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अभी भी आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इसको शेयर करें। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ जाता है कि जैसे 50-60 ही व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी आ जाता है क्योंकि काफी लोग पहले पढ़ रहे थे, लगातार पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में मैं बीमार हो गया था तो लोग चले गए। ठीक, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे चले गए हों। हालांकि लेकिन फिर भी 10-12 लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि सर एनसीईआरटी क्यों बंद कर दी। तो बस ये समझ लीजिए कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, और मैंने मन में सोच लिया है कि मैं व्यूज की तरफ देखूंगा ही नहीं, और जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैं ये वीडियोस बनाता रहूंगा, भले इसमें 50 व्यूज आए या 30 व्यूज आए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं है। आप लोग जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब सिंसियर हैं, वो लोग ढंग से इसको पढ़ें और कुछ चीजें नोट भी करते चले लेसन वाइज, तो आपकी अच्छे से तैयारी होगी, आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी चीजों को समझने की। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।